गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आ रही है क्या बेटा आवाज? हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आवाज आ रही है? आंसर दो, आवाज आ रही है क्या? आ रही है आवाज? अब ध्यान दे सभी बच्चे। गुड मॉर्निंग सभी बच्चे, अब ध्यान दो बेटा। अपना जो टॉपिक चल रहा है समावेता, कल मैंने पढ़ा दी थी। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको समावेता में प्रॉब्लम है? कुछ पूछना है समावेता से रिलेटेड? दिक्कत है बेटा कुछ समावेता में? 3 टॉपिक हो गए, आयुपैक, वीबीटी और आइसोमेरिज्म। समावेता किसी को कुछ पूछना है क्या इसमें तीनों में? कोई दिक्कत है? आज ये चैप्टर अपने कंप्लीट हो जाएगा, समझ गए? आज चैप्टर अपन कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे कल से। जो बच्चे नहीं रेगुलर क्लास ले रहे हैं ना, उनको भी आप इन्फॉर्म करें, कल से अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब पूछना है कोई समावेता में कोई ऐसा एग्जाम्पल जो नहीं समझ में आया हो। देखो एक एग्जाम्पल मैं भी करवाती हूँ। अभी पूछा है एक एग्जाम्पल किसी ने, देखो कौन सा है। देखो इस एक एग्जाम्पल है, इसका प्रकाशिक समावयव बनाना है। ठीक है, देखो ध्यान दो, क्या एग्जाम्पल है? बेरिलियम है, उसके साथ जुड़ा हुआ है बेंजोइल एसीटीनेटो बोलते हैं इसको, C6H5CO CH, फिर है CO CH3 2, तो इसको अपन बोलते हैं बेस। ये है बेंजोइल, बेंजोइल और CH3CO को बोलते हैं एसीटीनेटो। ठीक है, तो इसका नाम हो गया बेंजोइल एसीटीनेटो। तो बेंजोइल एसीटीनेटो बाहर दो है तो बिस बोलेंगे इसको। तो बिस और ये बेरिलियम है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगी तो सेकंड आएगा, क्योंकि एक बेंजोइल एसीटीनेट पर -1 चार्ज होता है, तो 2 के ऊपर हो गया -2, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजिल बिस, बेंजिल एसिटिनेटो डाई एसिटिनेटो। ठीक है, क्योंकि इसके शब्द में पहले से डाई आ रहा है ना, इसलिए तुमने बिस लगाया। डाई एसिटिनेटो बेरिलियम सेकंड। अब इसका आप लोगों को इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इसके प्रकाशिक समावयव बनाइए। तो बेटा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना सकते हो इसके प्रकाशिक समावयव। इसको ओपन करके बनाना है इस संरचना को। ठीक है, बेरिलियम लिखा, इसको खोल करके बनाओ, मतलब इसके तुमने 2 भाग देखे ये वाले। C6, इसको मैं ऐसे लिख लूं 2 को हटा के, C6H5CO CHCO CH3। तो एक तरफ तो CO के साथ में, ये CO के साथ में जोड़ना है, एक तरफ तो तुम जोड़ोगे C6H5 और दूसरी तरफ जोड़ोगे CHCO3। इधर तो तुम यहाँ से स्टार्ट करना है, इसको CO, फिर C6H5, फिर इसके साथ CH, फिर इसके साथ CO, फिर आगे जोड़ना CH3, इसका जस्ट अपोजिट वाला भाग जोड़ना इधर। ठीक है, तब तो बनेगा कौन सा रूप? विपक्ष रूप। जैसे कल ऑक्जिलेटो बनाया था, ऑक्जिलेटो अपन ने EN बनाई थी, ग्लाइऑक्सिन बनाया था, तो उसमें देखा तुमने, ये देखो अलग अलग भाग है, एक तरफ शुरू करना है इसको इधर से CH3। जब उसका दर्पण प्रतिबिंब तुम बनाओगे तो अपने को पता है ये लेफ्ट वाली चीज अपन इधर ले जाएंगे और राइट वाली चीज को इधर ले जाएंगे, समझ गए? ये देखो यहाँ से स्टार्ट करेगी इसको CH3, फिर CO, फिर CH, फिर CO, फिर C6H5 से चालू करेगी, तो इसका अपोजिट बनाएंगे। अपोजिट बनाएंगे तो ये लेफ्ट वाली चीज उधर बनेगी, राइट में जाएगी, राइट वाली बनेगी लेफ्ट में, एक दूसरे पर रखेंगे तो अध्यारोपित नहीं होगा, तो वो बन जाएगा इसका प्रकाशिक समावयव। समझ गए? ठीक है, ये ध्यान रखें। एसपी का है ये एग्जाम्पल, सभी बच्चे ध्यान दें। तुम्हारी जो एसपी की बुक है उसके अंदर दिया हुआ है ये एग्जाम्पल। ठीक है, बना लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं है? तो अब ध्यान दो। नेक्स्ट आज अपन जो है वो पढ़ेंगे CFT सिद्धांत। CFT सिद्धांत समझ लो बेटा, बिल्कुल वीबीटी और IUPAC की तरह टॉपिक है ये। समावेता जरूर थोड़ी सी याद करने की भी चीज है इसमें, समावेता के अंदर, समझ रहे हैं बात? अब अपन पढ़ेंगे CFT। CFT के को समझने के लिए सभी बच्चे एक एक लाइन जो मैं बोल रही हूँ ध्यान दें और एक टाइम से जुड़ जाया करें। 7:45 बजे तक तो क्लास
आप लोग आते ही नहीं है, ये सुन ले पहले। सीएफटी सिद्धांत क्या होता है, इधर देखिए, सीएफटी क्रिस्टल, पूरा नाम होता है क्रिस्टल, एफ का मीनिंग फील्ड, टी का मीनिंग थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसे अपन हिंदी में क्रिस्टल फील्ड को बोलते हैं अपन क्षेत्र, और टी का मीनिंग सिद्धांत। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या कहता है, क्यों बनाया गया वो सुने। देखो वीबीटी सिद्धांत जो तुमने पढ़ा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत, उसकी सबसे बड़ी कमी अब आ रही है आवाज, रही है आवाज? अच्छा देखो ध्यान दो, वो हिल जाता है क्या वहां से? अच्छा अच्छा, हाँ तो अब देखो सभी, क्या कहती है वीबीटी की कमियां, ध्यान रखो। वीबीटी सिद्धांत की कमी में सबसे पहले रंग की व्याख्या नहीं की। दूसरी कमी ध्यान दे बेटा, प्रबल और दुर्बल लिगेंड में इसने उदाहरण बताए हैं कि ये होते हैं, अब ये क्यों होते हैं उसका उत्तर नहीं पता। क्यों मैं CnCO NH3 का युग्मन करवा दूं, दुर्बल लिगेंड युग्मन क्यों नहीं कर पाते? इसने तो कह दिया भाई युग्मन करवा दो, तो क्यों करवा दे? मतलब प्रबल और दुर्बल लिगेंड की जो एक्चुअल परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो इसने नहीं दी। समझ गए? तीसरी कमी सबसे महत्वपूर्ण, और ध्यान दे, उपसय संयोजन संख्या 4 के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए इसने किसकी व्याख्या नहीं की थी? चक्रण की। याद करो मैंने तुम्हें बताया था कि बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो अपन चक्रण नहीं बताते, लिखते हैं क्या अपन उसमें चक्रण? नहीं लिखते। तो क्यों नहीं लिखते, उसकी व्याख्या वीबीटी से अपन नहीं कर सकते, ये वीबीटी की कमियां थी। अब बना क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT, क्या कहती है ध्यान से समझो, कि जब एक एक शब्द जो है ना मैं बोल रही हूँ वो ही थ्योरी है, बुक में से देख के नकल करने की बजाय जो मैं बोल रही हूँ उसको सुने, उसको याद करें, फिर वो थ्योरी लिखे। क्या कहती है ध्यान दें कि CFT के अनुसार धातु के पास में समान ऊर्जा के कितने डी कक्षक होते हैं बेटा? 5 डी कक्षक। धातु के पास में समान ऊर्जा के 5 डी कक्षक होते हैं, पांचों की ऊर्जा, इन धातु के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है। कब समान होती है, ध्यान से सुन ले, जब धातु के संपर्क में कोई लिगेंड नहीं आता है, धातु अकेली बैठी है तो धातु के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान होगी। समझ गए ढंग से? धातु के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा, सभी जो ये डी कक्षक हैं उनकी ऊर्जा समान होती है। इधर मैंने ऊर्जा की लाइन खींच दी है, देखो पांचों समान। नाम इन पांचों के आपको पता होना चाहिए। देखो कैसे नाम पता लगाओगे, मैंने 3 एक्सिस लिख ली, एक्स वाई और जेड। 2 एक्स को एक साथ ले लेंगे, एक को छोड़ देंगे, तो पहली वाली का नाम हो गया dxy, इसको छोड़ दो dyz, जेड को छोड़ दो xy हो गया, yz हो गया, अब y को छोड़ दो तो क्या बनेगा? dxz। समझ गए? dxy dyz dxz। अब लिखना है स्क्वायर के रूप में, ये दोनों हमेशा साथ रहेंगी, तो इसका नाम होगा dx स्क्वायर y स्क्वायर, और इसका नाम हो जाएगा dz स्क्वायर। ये 5 डी कक्षक होते हैं जिनकी सभी की ऊर्जा समान होती है। समझ में आ रही है बात अच्छे से? ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ,
जैसे ही धातु के संपर्क में ये लिगैंड आएंगे, क्यों आएंगे बेटा? क्योंकि लिगैंड इलेक्ट्रॉन का युग्म दान करेगा उत्सर्जक संयोजक बंध बनाने के लिए। अपने को पता है धातु के डी कक्षकों में भी क्या रहते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पता है अपने को, लिखते हो ना तुम 3d5 3d4, ये लिखा है तुमने। तो धातु के डी कक्षकों में भी इलेक्ट्रॉन है, और जैसे ही उपसर्जक संयोजक बंध बनाने के लिए इस धातु के संपर्क में कौन आएंगे? लिगैंड आएंगे इलेक्ट्रॉन का युग्म लेके। तो धातु के डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन युग्मों में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण लगेगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। तो जब धातु के संपर्क में कोई लिगैंड आता है तो धातु के समान ऊर्जा के डी कक्षक दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? दो भागों में टूटेंगे, दो भागों में टूटते ही एक तो जाएंगे निम्न ऊर्जा पे और एक जाएंगे उच्च ऊर्जा पे। अब कौन से निम्न पे जाए, कौन से उच्च पे, वो सुनो, ध्यान दें। जो एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, मतलब जो एक ही एक्सिस पे है, एक्स वाई पे, वाई जेड पे और एक्स जेड पे, स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, वो तीनों तो सदैव साथ रहेंगे। और जो स्क्वायर वाले हैं दोनों, वो सदैव साथ रहेंगे। अब कौन से निम्न पे जाए, कौन से उच्च पे जाए, उसको समझो। यदि धातु के संपर्क में, ये देखो ऐसे टूटेंगे, यदि धातु के संपर्क में कितने लिगैंड आए बेटा? 6 लिगैंड। तो 6 आते ही आकृति कैसी हो जाएगी? अष्टफलकीय। अपने कोर्स में ध्यान दो, दो ही बातें हैं, चाहे वीबीटी के लिए हो, चाहे आईयूपीएससी के लिए, चाहे सीएफटी के लिए। एक तो उपसर्जक संयोजन संख्या 4 वाले संकुल और एक 6 वाले। तो 6 वाले की आकृति कैसी होगी? अष्टफलकीय। ऐसी होती है, देखो अष्टफलकीय, ठीक है। तो ध्यान दो मेरी बात, जो ये सीधी खड़ी लाइन पे जो लिगैंड रह रहे हैं, ये दो, इनका तो काम होता है बेटा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को प्रतिकर्षित करना, समझ गए? और ये जो चार वर्ग के चारों कोनों पे रह रहे हैं, इनका काम होता है एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड को प्रतिकर्षित करना। अब तुम खुद ही देखो, ये सीधी खड़ी लाइन वाले लिगैंड बिल्कुल एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर के कहाँ है? निकट है, बिल्कुल पास में दिख रहे हैं तुम्हें, ठीक है, एकदम एक ही दिशा के अंदर निर्दिष्ट है दोनों। जबकि इन चारों के लिए इसकी दूरी क्या हो गई? ज्यादा हो गई, दिख रहा है देखो साफ। तो ये तो ज्यादा दूरी पे है, इसीलिए इन तीनों को प्रतिकर्षण क्या होगा? कम अनुभव होगा। भाई दूरी ज्यादा हो जाती है तो प्रतिकर्षण का मान भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लेकिन ये देखो, ये खड़ी लाइन वाले दोनों लिगैंड एक ही दिशा में निर्दिष्ट होने से इनको प्रतिकर्षण अधिक अनुभव होगा, समझ गए? इसीलिए ये दोनों टूट के कहाँ जाएंगे? उच्च ऊर्जा पे, और वो तीनों टूट के कहाँ जाएंगे? निम्न ऊर्जा पे। तो ये तीन जो थे एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड, ये तो आ गए निम्न। निम्न कहाँ है? ऊर्जा नीचे है, और ऊर्जा ज्यादा कहाँ है? ऊपर। और ये दोनों एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर चले गए ऊपर। समझ में आ गई बात? यहाँ देखो, पहले यहाँ 3 की ऊर्जा, अब ऊर्जा इतनी ज्यादा हो गई और इतनी कम हो गई, समझ गए? पहले समान ऊर्जा के थे पांचों, अब समान ऊर्जा से नीचे की ओर तो ऊर्जा में क्या आएगी? कमी, और ऊपर की ओर ऊर्जा में क्या आ रही है? वृद्धि, क्योंकि अपन ऊपर की तरफ चलेंगे ऊर्जा का मान बढ़ेगा, नीचे की तरफ जाएंगे ऊर्जा का मान घटेगा। जो 3 कक्षक निम्न ऊर्जा पे गए हैं, इन निम्न ऊर्जा के कक्षकों को क्या कहते हैं? T2G कक्षक। इसी तरीके से लिखना है, स्मॉल t और स्मॉल g। इन 3 ऊर्जा के कक्षकों को T2G कक्षक कहते हैं। और जो ऊपर दो टूट के गए उन्हें अपन क्या कहते हैं? उन्हें अपन EG कक्षक कहते हैं, समझ गए ढंग से? उनका नाम होता है EG कक्षक, इनका नाम होता है T2G कक्षक। ओके, अब इस ऊर्जा, ये जो समान ऊर्जा, ये है दृश्य क्षेत्र। ये क्या है? यहाँ पर है दृश्य क्षेत्र। दृश्य क्षेत्र में रेनबो के 7 कलर होते हैं विबग्योर वाले, यहाँ पर विबग्योर है अपना,
ये देखो ये 7 कलर से बेनिया फिनाला से भी याद कर सकते हैं हिंदी में। वही बैंगनी कलर है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ठीक है, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर। समझ में आ गई बात? अब देखो ध्यान दो, इस दृश्य चक्र से ऊपर की तरफ जो ऊर्जा में वृद्धि हो रही है उसका मान तो कितना है, 3/5 डेल्टा ओ। ये वैल्यू याद रखनी है सभी को। ऊपर की तरफ वृद्धि हो रही है इसलिए प्लस का साइन लगा दूंगी, और नीचे की तरफ कमी होती है कितनी, 2/5 डेल्टा ओ। ओ क्या है, डेल्टा ओ क्या है, ओ का मीनिंग है ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय। डेल्टा का मीनिंग है CFSE। डेल्टा ओ को अपन बोलते हैं CFSE। अष्टफलकीय के लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए CFSE। CFSE का पूरा नाम, C का मीनिंग क्रिस्टल, F का मीनिंग फील्ड, समझ गए, S का मीनिंग स्प्लिटिंग, E का मीनिंग एनर्जी। क्रिस्टल, फील्ड, फील्ड को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र, क्रिस्टल क्षेत्र, स्प्लिटिंग को बोलते हैं विपाटन या विभाजन, और E का मीनिंग ऊर्जा। क्रिस्टल क्षेत्र के विभाजन की वजह से या विपाटन की वजह से जो ऊर्जा मुक्त हुई है उसे अपन CFSE कहते हैं। समझ गए? जिसका मान यहां से लेकर के यहां तक कितने के बराबर होता है, 10 DQ के बराबर। याद रखने हैं प्रत्येक मान ही पूरा डायग्राम। डेल्टा ओ का पूरे का मान है 10 DQ के बराबर। अब दृश्य क्षेत्र से 3/5 या 3/5 गुणा 10 लिखो तो कितना आएगा बेटा, 3 दूनी 6। ऊपर तो ऊर्जा होगी प्लस के 6 DQ के बराबर, और नीचे की ऊर्जा देखो माइनस का साइन लगा देंगे, क्योंकि नीचे ऊर्जा में क्या हो रही है, कमी, ऊपर ऊर्जा में क्या हो रही है, वृद्धि। तो 2/5 गुणा 10 कर दूं तो कितनी कमी हो जाएगी, 4 DQ के बराबर। आ गई बात ढंग से समझ में? दोबारा ध्यान दे, तुम भूल जाओ कभी कि मैडम कैसे याद रखें, 3/5 ऊपर आएगा कि 2/5 नीचे आएगा, कैसे याद रहे? तो ध्यान दो बेटा, इस लाइन से देखो, दृश्य क्षेत्र से ऊपर की तरफ ऊर्जा के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो तुम्हारे पास ऊर्जा के 2 मान है, एक है 3/5, एक है 2/5। तो जो ज्यादा मान में वृद्धि होती है मतलब जो मान ज्यादा है वो तो आएगा ऊपर, और जो मान कम है वो कहाँ आएगा, नीचे। तो 3/5 2/5 से ज्यादा है, समझ गए? तो जो ज्यादा वैल्यू है उसको ऊपर रख दो 3/5, नीचे लिख दो 2/5। साइन कैसे लगाएंगे, ऊपर की तरफ वृद्धि होगी तो प्लस का साइन लग जाएगा, नीचे की तरफ कमी होगी तो माइनस का साइन लग जाएगा। समझ गए? आ गया ढंग से समझ में? दोबारा डायग्राम देख लो कैसे बनाएंगे, इसकी थ्योरी डायग्राम को देख करके पूरी थ्योरी लिखनी है, ये नहीं बनाना है डायग्राम, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बनाया है कि कैसे ये विभाजित होंगे। ये आपको डायग्राम में ये चीज नहीं बना के आनी एग्जाम में, समझ गए? सिर्फ यही बनेगा। क्या बनाओगे, सुनो ध्यान से। तुम कहोगे जब धातु CFT के अनुसार जब धातु के संपर्क में कोई लिगैंड नहीं आता है तो धातु के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। परंतु जैसे ही धातु के संपर्क में कोई लिगैंड आता है तो धातु के डी कक्षक लिगैंड के इलेक्ट्रॉन युग्म और धातु के इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण के कारण 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं, जिसके कारण निम्न ऊर्जा के T2G कक्षक तथा उच्च ऊर्जा के EG कक्षक बनते हैं। दोनों कक्षकों के मध्य ऊर्जा के अंतराल को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा CFSE कहते हैं। समझ गए? जिसे डेल्टा O से दर्शाते हैं। रिकॉर्ड जो हो रहा है ना उसको दोबारा सुन लेंगे, 10 बार सुन लेंगे अगर नहीं समझ में आता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, डेल्टा O कहते हैं। समझ गए? इस डेल्टा O का मान 10 DQ के बराबर, DQ मात्रक है इसका, जैसे इससे पहले भी अपन ने पढ़ा है ना BM 4 मैग्नेटॉन, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक, वैसे ही DQ मात्रक है। ऊर्जा का मान 10 DQ के बराबर होता है,
दृश्य चक्र से ऊपर की ओर ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है तथा नीचे की ओर ऊर्जा के मान में कमी होती है। अब वृद्धि कितनी होती है वो भी लिख देंगे, 3/5 डेल्टा ओ या 6 dq के बराबर तो ऊर्जा में वृद्धि होगी और -4 dq या 2/5 ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी। समझ गए ढंग से, चाहे तो 2/5 लिख दो चाहे 4 dq, एक ही बात है। अब अपन इसकी जो कमियां थी ध्यान से सुन लेंगे मेरी बात। वीबीटी की कमियों को एक एक को लेते जाओ और इस सिद्धांत की व्याख्या करते जाए। एक उदाहरण ले लेती हूँ, बताओ कमी नंबर 1 क्या थी वीबीटी की, किसकी व्याख्या नहीं कर पाया, ये रंग की, कि संकुल यौगिक रंग क्यों दर्शाते हैं। जैसे देखो मैंने ये उदाहरण ले लिया, क्या है इसका यूपीएससी नाम, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन। समझ गए, ध्यान दो बेटा, अभी 1 मिनट के लिए भूल जाएंगे कि H2O है टाइटेनियम के साथ। तो टाइटेनियम क्या है, धातु है, तो जब धातु के संपर्क में H2O नहीं आएगा तो बताओ धातु के ये पांचों डी कक्षक कैसे होंगे, समान ऊर्जा के। सबसे पहले ये देखो कि टाइटेनियम के डी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। समझ गए, बताओ टाइटेनियम कितने नंबर पे आता है, साइंस तेरी कितने नंबर पे आ रहा है, 22 पे, तो 22 पे आता है ये। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 3d2 4s2। अब टाइटेनियम +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन घटा दो, अरे 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन गए तो कितने बचेंगे इसके पास, 1, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 1, ये लिख दिया मैंने 1 इलेक्ट्रॉन। समझ गए कैसे लिखना है, यहाँ तक का काम हो गया। इस डायग्राम में जो भी कॉम्प्लेक्स आपको दे उदाहरण के लिए, उसके डी के इलेक्ट्रॉन निकालने कितने बच गए, जैसे अपन वीबीटी में कर रहे थे वैसे इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे फिर वहां भर देंगे। अब जैसे ही टाइटेनियम के संपर्क में कौन आएगा, H2O, कितने H2O आ रहे हैं, 6 H2O। आकृति कैसी बनेगी, अष्टफलकीय है, तो जैसे ही ये 6 H2O आएंगे अपना लोन पेयर लेके, डी का इलेक्ट्रॉन और H2O के जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा, और ये लो ये दो भागों में बट जाएंगे। निम्न ऊर्जा पे चले जाएंगे T2G, उच्च ऊर्जा पे चले जाएंगे EG। वही दृश्य चक्र बनेगा, वही ऊर्जा का अंतराल बनेगा, सारा बिल्कुल सब कुछ इस डायग्राम के अनुसार ही होगा। जब उपसय संयोजन संख्या 6 होगी तो सभी में यही बनेगा। समझ गए, अब बताओ सबसे पहले जैसे तुम वहां वीबीटी में बनाते थे GS और ES, मूल अवस्था और उत्तेजित। सबसे पहले मैं बनाऊंगी ग्राउंड स्टेट, बोलो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ जाता है, बोलो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ जाता है, निम्न ऊर्जा के स्तर पे। मूल अवस्था का मतलब होता है बेटा जैसा था वैसा का वैसा ही है, उसको कहीं से ऊर्जा नहीं मिली। तो ये इलेक्ट्रॉन टूटते ही सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की आदत होती है कि वो निम्न ऊर्जा पे जाता है। समझ गए, इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा यहाँ, पहुंचते ही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ कैसा होगा, T2G और EG। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 1, और EG में कितना है, 0। समझ गए, अब बनाएंगे एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था। ES के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ES का मीनिंग है इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण करेगा वो T2G को पार करके कहाँ जाएगा, EG में। समझ गए ढंग से, देखो रंग का कितना बढ़िया आंसर दिया है CFT सिद्धांत में। इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा के T2G कक्षक को पार करके कहाँ पहुंच रहा है, उच्च ऊर्जा के EG कक्षक में। तो पहुंचते समय बीच में इसको किसमें से गुजरना पड़ेगा, दृश्य चक्र। अब बेटा मान लो जैसे दृश्य चक्र क्या है, 7 रंग होते हैं उस दृश्य चक्र में, ये विबग्योर वाले, बेनिया पिनाला वाले, ये 7 रंग है। समझ गए, ये इस तरीके से है जैसे कि नदी के इस तरफ एक लड़के को खड़ा कर दिया, अब उस नदी को क्रॉस करके उस तरफ जाना है, और मान लो उस नदी में वही 7 रंग घुले हुए, तो जब वो उसमें डुबकी लगा के इस तरफ पहुंचेगा तो कुछ रंग उसके शरीर पे लगेगा। ठीक वैसी की वैसी हालत तो अपने इस उदाहरण की है, इस संकुल की है। जब यहाँ से क्रॉस करके जब वो ऊपर जाएगा
तो बीच में उसको किसमें से गुजरना पड़ेगा, दृश्य क्षेत्र में। तो जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा को पार करके दृश्य क्षेत्र से होता हुआ उच्च ऊर्जा के क्षेत्र में पहुंचेगा तो वहां से रंग को क्या करेगा, ये अवशोषित करेगा। समझ गए, एब्जॉर्ब करेगा कलर को, और एब्जॉर्ब करते ही जो रंग होता है ना उसका पूरक रंग हमें दिखाई देता है। ये चीज ध्यान दें, जिस रंग को वो अवशोषित करता है उसका कॉम्प्लीमेंट कलर दिखाई देता है। अब बताओ ईएस में पहुंचते तो आपको ये नहीं है कि संकुल का रंग ध्यान रखना है, रंग नहीं, रंग का कारण ध्यान रखना है। समझ में आई बात कि क्यों रंग दर्शा रहा है। तो ईएस में बताओ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा हो जाएगा, T2G 0 और Eg में 1। जैसे ही इलेक्ट्रॉन Eg में पहुंच जाएगा तुम कह दोगे यह संकुल, ये जो तुमने लिया है उदाहरण किस रंग का होता है, ये बैंगनी रंग का। तो एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम्पल दे दे, कह दे बताइए कि ये बैंगनी रंग का क्यों है, तो तुम लिखोगे CFT के अनुसार जब टाइटेनियम धातु के संपर्क में H2O लिगैंड आता है तो धातु के डी कक्षक दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, निम्न ऊर्जा के T2G, उच्च ऊर्जा के Eg कक्षक। मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास T2G1 Eg0 होगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करेगा तो उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन T2G को पार करके कहाँ जाएगा, Eg कक्षक में, और जाते ही दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा को अवशोषित करेगा और रंग जो है उसका पूरक रंग हम लोगों को दिखाई देगा। समझ गए, ये कारण है रंग दर्शाने का। तो बताइए VBT की जो फर्स्ट डिसएडवांटेज थी वो दूर कर दी CFT ने। अरे CFT किस लिए बनाई गई है, VBT की कमियों को दूर करने, ये पहली इसकी कमी दूर हो गई। समझ में आ गई बात ढंग से। आप बताओ पहली कमी थी रंग की व्याख्या नहीं कर पाया, क्यों कोई संकुल यौगिक रंग दर्शाता है, CFT ने साफ बता दिया कि इसलिए दर्शाता। और ध्यान से सुनो, अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए कि वास्तव में ऐसा होता है क्या कि लिगैंड की वजह से, रंग किसकी वजह से आ रहा है बताओ, लिगैंड की वजह से। क्यों, क्योंकि लिगैंड ही तो है जब जो मेटल के संपर्क में आएगा, जब उसके डी कक्षक विभाजित होंगे, जब आएगा ही नहीं संपर्क में तो ये डी कक्षक पांचों सब समान ऊर्जा के रहेंगे, ना निम्न ऊर्जा बनेगी ना उच्च ऊर्जा बनेगी। तो इसको प्रमाणित करने के लिए क्या किया, इसको गर्म करके देखा। तुम हीट करोगे इसको तो जैसे ही गर्म करेंगे H2O की क्या बन जाएगी, वेपर बन जाएगी, वाष्प बन जाएगी। बनते ही H2O क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। अब जैसे ही क्या देखा अपन ने कि धीरे धीरे इसको गर्म करने लगे तो इसका रंग हल्का होता गया, और जब कंप्लीट H2O सारे उड़ जाएंगे टाइटेनियम धातु अकेली रह जाएगी, और अकेली रहते ही पांचों की ऊर्जा क्या हो जाएगी, समान। तो ये रंगहीन हो गया कि हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन संकुल को जब अपन ने गर्म किया तो धीरे धीरे इसका रंग हल्का होता हुआ अंत में ये रंगहीन हो गया। जिसका कारण क्या था, जिसका कारण था विपाटन नहीं होगा बिना लिगैंड के। समझ में आ गई बात ढंग से। तो रंग का कारण या रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं लिगैंड। लिगैंड की वजह से धातु के डी कक्षकों का विभाजन होता है। पहली बात समझ में आ गई। अब आ जाओ दूसरी कमी क्या थी बताओ, कि यह प्रबल और दुर्बल लिगैंड के मध्य क्या नहीं कर पा रहा था, विभेदन। VBT सिद्धांत ने परिभाषा नहीं दी थी प्रबल और दुर्बल क्या होते हैं, उसने तो उदाहरण दिए थे कि इनको देखो युग्मन करवा दो। अब क्यों करवा दे युग्मन, कोई कारण भी तो होना चाहिए कि भाई CN है, CO है, NH3 है, युग्मन क्यों करवाते हैं। तो उसको एक्सप्लेन करेंगे बेटा, ध्यान दो CFT सिद्धांत में। कैसे करेंगे समझ लें एक बार अच्छे से। ये डायग्राम अक्सर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, अष्टफलकीय को दर्शाने वाला CFT आरेख बनाइए। तो ये है अष्टफलकीय को दर्शाने वाला CFT आरेख। ठीक है, अब समझे प्रबल और दुर्बल लिगैंड में विभेद। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जब ये तो था डी में कितने इलेक्ट्रॉन देखे बेटा तुमने, एक। समझ गए, एक इलेक्ट्रॉन ही था। मान लो किसी के पास डी में 2 इलेक्ट्रॉन हो, ये 2 लगा दिए, टूटते ही सबसे पहले कहाँ पहुंचेंगे, निम्न ऊर्जा पे, क्योंकि अपन ने ये बात पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निम्न ऊर्जा पे ही जाता है। जब D1 होगा, D2 होगा, D3 होगा तो इलेक्ट्रॉन सदैव सबसे पहले कहाँ जाएंगे,
T2G में निम्न ऊर्जा में जाएंगे। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन कितने हो गए डी में, 4, ध्यान दो इधर लिख दिए मैंने 4, तो बताओ बेटा 3 इलेक्ट्रॉन तो सदैव कहाँ गए, नीचे। अब चौथा इलेक्ट्रॉन देखो उसके पास 2 स्थितियां हैं। एक स्थिति तो क्या है, या तो वो इसके साथ क्या कर ले, युग्मन कर ले, या फिर कहाँ चला जाए, ऊपर चला जाए। या तो युग्मन करे या ऊपर जाए। ये बात 2 स्थितियों पर निर्भर करती है। किस किस पे देखो, एक तो निर्भर करती है डेल्टा ओ पर। अब डी से D4 से लेके D10 तक तुम कैसे इलेक्ट्रॉन भरोगे वो सीधी। एक तो निर्भर करती है डेल्टा ओ पे और एक निर्भर करती है पी। पी का मीनिंग है पेयरिंग एनर्जी। पी को अपन क्या बोलते हैं, युग्मन ऊर्जा, पेयरिंग एनर्जी। तो युग्मन, कोई भी इलेक्ट्रॉन युग्मन करेगा उसके बाद जो रिलीज हो रही है ऊर्जा वो है पेयरिंग एनर्जी। अब ध्यान दो, यदि स्थिति फर्स्ट देखो, 2 स्थितियां बताई मैंने। पहली स्थिति में देखना कंडीशन नंबर फर्स्ट, इफ डेल्टा ओ लेस देन पी। यदि डेल्टा ओ किसको कहते हैं, ये देखो ये ऊर्जा का गैप, ये है डेल्टा ओ, समझ गए। और युग्मन वो होगी जो यहाँ युग्मन करने के बाद मुक्त होगी। यदि डेल्टा ओ का मान कम है, किससे, युग्मन ऊर्जा से, आपको ऊर्जाएं दी भी आएंगी, समझ गए। यदि डेल्टा ओ का मान पेयरिंग एनर्जी से कम है तो ध्यान दो वो चौथा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो मुझे पता है हमेशा कहाँ जाता है, कम ऊर्जा पे। यदि ये वाला गैप डेल्टा ओ ये कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ खड़ा होके देखेगा, ये देखो यहाँ मैदान में खड़ा है, अब देख रहा है, देखिए कौन सी ऊर्जा कम है, उसने देखा पी तो है ज्यादा और डेल्टा ओ क्या है, कम। तो कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इसको जंप करके कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा, समझ गए। नहीं याद रहे तो ध्यान से सुन लो, याद करने का तरीका, ऊर्जा जहां कम हो इलेक्ट्रॉन को वहीं भेज देंगे। डेल्टा ओ कम है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, अगर पी कम है तो इलेक्ट्रॉन युग्मन कर लेगा, समझ गए। तो डेल्टा ओ लेस देन पी हो, ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ईजी में, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये गैप कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन उस गैप को पार कर जाता है, समझ गए। तो इस स्थिति में बताओ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा। T2G में तो सदैव जाएंगे 3, ये बात ध्यान रखना। 3 पे तो कोई शर्त ही लागू नहीं होती, 1 2 3 हमेशा निम्न ऊर्जा पे ही जाएंगे, चौथे के पास आएगा ऑप्शन। तो T2G में 3 और EG में संख्या बोलो कितनी हो जाएगी, 1। इसी प्रकार के लिगैंड को जो क्या नहीं करते, युग्मन नहीं करते, इस चौथे इलेक्ट्रॉन ने युग्मन किया था क्या, नहीं, ऊपर चला गया। युग्मन नहीं करने वाले इलेक्ट्रॉन को ही अपन क्या कहते हैं बताओ। हाँ अब ध्यान दो समझ गए ढंग से दुर्बल लिगैंड की परिभाषा। वे लिगैंड जिनके लिए ये कंडीशन होगी डेल्टा ओ लेस देन पी, वो युग्मन नहीं करेंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन सदैव कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा। क्या लिखा है विनोद कुमार मैम, यदि T2G में 3 इलेक्ट्रॉन हो तो ES में
Eg में तीनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे क्या? नहीं बेटा, ध्यान दे, अगर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे T2G में, ये 3, तो ES जब बनाओगे ना तो GS, तो इसका क्या लिखोगे तुम GS लिखोगे T2G 3, Eg क्या लिखोगे 0, और एक्साइटेड स्टेट क्या बनाएगा T2G Eg, Eg के अंदर केवल कितने जाएंगे 2, जितने खाली दिख रहे हैं ना केवल उतने में भेजनी, 1 और 1 2, और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा T2G में, जब बनेगा T2G 1 और Eg कितनी बनेगी 2। समझ में आ गई बात विनोद कुमार? T2G में 3, Eg में 0 तो होगा GS में, और ES में जितने केवल पेयरिंग के लिए बेटा बहुत हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, अपन ऐसे पेयरिंग नहीं करवाएंगे, अपन लिगेंड को देख करके पेयरिंग करवाएंगे। यदि T2G में 3 जो इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई प्रबल लिगेंड जुड़ा हुआ है मान ली, ठीक है, अगर कोई लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, उस स्थिति में तो तुम T2G के तीनों इलेक्ट्रॉन ही Eg में भेज दोगे, 1 2 और 3, तीसरा पेयरिंग कर लेगा। लेकिन अगर लिगेंड वीक हुआ, जैसे H2O जुड़ा हुआ था अभी ऐसा, तो फिर वो पेयरिंग नहीं करवाएगा, जब फिर वो 1 और 2 को तो भेज देगा, तीसरा कहाँ रहेगा उसका नीचे। समझ गए? स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है वो पेयरिंग करवा देंगे। समझ गया? अब देख, तो स्थिति नंबर 1 आ गई सभी को समझ में? स्थिति नंबर 1 के अनुसार सुन ले, यदि डेल्टा O का मान कम हुआ तो चौथा हुआ, पांचवा हुआ, छठा हुआ। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ना सिखा रही हूँ कैसे बढ़ते हैं। नंबर 4 के लिए देख, एक टेबल तुम्हारी बुक में बनी हुई है, उस टेबल को आज सभी बच्चे बिल्कुल ईमानदारी से रफ कॉपी में सॉल्व करेंगे, जब भी तुम्हारे CFT समझ में आएगी। समझ गए? पूरी टेबल को सॉल्व करेंगे, उसमें n का मान, म्यू का मान सब कुछ दिया हुआ है। देखना D में 4 हो तो यदि डेल्टा O लेस देन P हो तो ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ऊपर जाएंगे तो इसको अपन कैसे लिगेंड कहेंगे? दुर्बल क्षेत्र के लिगेंड। स्थिति नंबर 2 सुन लो, यदि डेल्टा O का मान P से क्या हो? ज्यादा हो। ये चीज बड़ी है इस बार, डेल्टा इलेक्ट्रॉन पार कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में ध्यान देंगे, जब इलेक्ट्रॉन उस एरिया को क्रॉस नहीं कर सकता तो वो चौथा इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा बेटा? युग्मन। समझ गए? युग्मन करने वाले लिगेंड ही कैसे लिगेंड कहलाएंगे? प्रबल क्षेत्र के लिगेंड। अब देखना दोनों स्थितियों में मैं D4 बना रही हूँ। अगर स्थिति नंबर 1 हुई तो D4 का विन्यास होगा T2G में, देखो पेयरिंग नहीं कर सकता, P ज्यादा है तो पेयरिंग नहीं कर सकता, T2G में तो सदैव 3 रहेंगे। अपन जो बना रहे हैं ना ये मूल अवस्था का विन्यास है, ग्राउंड स्टेट का है अपने पूरे कोर्स में। तो T2G में 3, Eg में कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये युग्मन नहीं करेगा इसके साथ। यदि पेयरिंग कम है तो बताओ विन्यास कैसा होगा? T2G में 4, Eg में कितना होगा 0। बेटा इसके लिए n बराबर बताओ कितना है? n बराबर का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कितनी दिख रही है? 4। 3 तो T2G के, 1 ऊपर 4, इसमें बोलो n बराबर कितना है? 2। केवल 2 ही तो बचे, 1 में तो यहाँ युग्मन कर लिया, ये रहे n बराबर। अब म्यू बराबर निकाल लोगे n बराबर से, म्यू बराबर √n n+2 सबके लिए निकालेंगे। इसके लिए